जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ऑलरेडी हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रखा है जो UPPSC GIC LT एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो GS से 30 प्रश्न आने हैं LT एग्जाम में, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। 30 नंबर वाली ये GS की क्लास है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बनता क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? सभी दोस्तों को पता होगा इसका राइट आंसर, और बराबर एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। और 2 से 3 सेकंड का वेट करेंगे हम, और आप लोग भी साथ में कमेंट में आंसर देते चलेंगे, और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताएंगे 30 प्रश्नों में से कितना आप लोग का सही हुआ है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। महाकश्यप होंगे, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस्य या सबकामी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट का राइट आंसर है सी। चलिए आप लोग भी बता ही सकते हैं राइट आंसर क्या है, मोगलीपुत्र तिस्य। तो पहले का राइट आंसर है सी। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, फैक्ट भी देख लेते हैं। हम लोग विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं ताकि प्रश्न वहां से बने तो गलतियां ना हों। चलिए, तीसरी बौद्ध संगीति मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था, आयोजित की गई थी। यह सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया था। किसके? अशोक के संरक्षण में। किसके? अशोक के संरक्षण में किया गया था। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। आइए अगले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और GS की भी क्लासेस चल रही है लगातार, तो आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड करिए जो GS की चल रही है सभी सब्जेक्ट वाइज। भारतीय नौसेना के लिए INS तवासय युद्धपोत का निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा? तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। जो भारतीय नौसेना के लिए INS तवासय युद्धपोत का निर्माण गोवा शिप यार्ड के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। चलिए मिला लेते हैं कौन सी फसल किससे संबंधित है। मूंगफली किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका गुजरात से संबंधित है, ठीक है। और सरसों ये है आपका राजस्थान से। एंड आपका सोयाबीन है दोस्तों मध्य प्रदेश। एंड आपका नारियल है केरल है। तो इसमें कूट का जो आंसर हम लोग देखेंगे, आप लोग जरूर बताइए कूट वाला आंसर सही करके किसका सही होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप लोग कूट देखिए। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के प्रश्न आ गए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं थोड़ा से क्रिटिकल हैं, तो लेंथी भी है, बस हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं मैथ का, अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 12 और 2448 है। यदि दो संख्याओं का अंतर अगर है तो 60 है। दो संख्याओं का अंतर 60 है और दो संख्याओं का मसा और लसा 12 है दोस्तों, तो संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मानते हैं दोस्तों, माना पहली संख्या क्या होगी? माना पहली संख्या दोस्तों ए है। क्या है? ए। क्या है दोस्तों? ए हो जाएगी। ए हो जाएगी। दूसरी संख्या यहाँ हम लोग मान लेंगे दोस्तों, दूसरी संख्या बी मान लेंगे। दूसरी संख्या बी मान ली दोस्तों। अब हम लोग निकालेंगे ए गुणे बी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ए गुणे बी हो जाएगा। ए गुणे बी कर देंगे तो क्या मिलेगा? 12। ये है ना, देखिए दूसरी संख्या ये है, ये इतना प्राप्त हुआ है, तो इसका बराबर कर लेंगे हम लोग 12 गुणे 2448। ये पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इसको आप पहला समीकरण बना लीजिए। और दूसरा समीकरण क्या बनाएंगे? संख्याओं का जो अंतर बोला है, संख्याओं का अंतर हम लोग क्या निकालेंगे? संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर 60 है। कौन सा? ये वाला। ये देखिए दूसरी संख्या ये है, 60 हो गई। थोड़ा सा आप लोग देखते चलेंगे, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग इतना समझे रहिए। अब मैं इरेज करता हूँ आगे बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा अगला। चलिए देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों
दो समीकरण हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग निकाल देंगे क्या, वही निकालेंगे डायरेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपको पता होगा ये कहाँ से आया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूलाज हैं। अब इसी पे मान रख दीजिए। ए प्लस बी का मान हम लोग निकाले थे, ए प्लस बी का बराबर कितना है दोस्तों, 60 है। कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 गुणे 12 था। यहाँ पे ए बी का मान निकाले हम लोग, 12 मिला है, 12 जो अभी समीकरण से प्राप्त किए थे वहाँ 12 मिला है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, गुणे 2448 कर लेंगे। इतना समझ में आया होगा, 2448 कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 60 का जो होल स्क्वायर है इसका कितना आएगा आंसर, ये आएगा दोस्तों आपका 3600। कितना आ जाएगा, 3600 आ गया। प्लस अब जब इसको इधर वाला सॉल्व करेंगे टोटल पूरा आएगा प्लस 11, कितना आएगा दोस्तों, 7504 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे आपस में, ऐड करने पे आ जाएगा दोस्तों आपका 121104, ये इतना प्राप्त हुआ ऐड करने पर। अब हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं समझने के लिए। देखिए कितना प्राप्त हुआ है सभी को ऐड करने पर दोस्तों, ऐड करने पर प्राप्त हुआ है आपका हमारा 121104, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ, 121104 ये प्राप्त हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी का, ए प्लस बी बराबर अंडर रूट में कर देंगे 121104। अभी अंदर से निकलेगा ये, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 348 हो जाएगा, तो 348 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब बताएंगे 348 राइट आंसर है, तो कितना राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए आप लोग बताइए, ये साइंस का बायोलॉजी का पार्ट है क्वेश्चन है, और क्या होगा इसका, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होते हैं, पित्त आमाशय में आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन कर देते हैं, या पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का दोस्तों ए, यानी पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं ए। इसमें पूछा क्या है दोस्तों, ओहो देखिए ना, कौन नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है, तो ए राइट है। मतलब इसमें पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम नहीं होते हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 6वां क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, पॉलिटी का, संविधान का। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कमेंट में। 5 वर्ष है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले घटित हो जाए। चलिए आप लोग बताइए, 6वें का गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी मित्र के, ठीक है दोस्तों। तो 6ठे का राइट आंसर है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। ये पूछा किसका है दोस्तों, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6वें का सी राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाता है वही सही होता है इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काला सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन है। काला सागर के सीमावर्ती देश कौन नहीं है दोस्तों, जॉर्जिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, कजाकिस्तान। आप लोग अपने पास एटलस का मैप जरूर रखे रहिए। आप लोग अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी या कह सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या इतिहास, सभी चीज़ मैप से पढ़िए, अच्छे से आपका लोकेशन तैयार होगा। तो बिल्कुल आप लोग अपने पास वर्ल्ड मैपिंग आपका एटलस रखे रहिए, तो आसानी हो जाएगी ज्योग्राफी को समझने के लिए। और सभी भी न्यूज़, जितने भी करंट की न्यूज़ होते हैं दोस्तों, सब आप लोग को समझना होगा बाई मैप के थ्रू। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। 7वें का राइट आंसर दोस्तों डी, कजाकिस्तान, डी राइट आंसर है। काला सागर के सीमावर्ती जो देश हैं, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, रूस है, तुर्की और यूक्रेन है। कजाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं आता है, इसके लिए ये राइट आंसर है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या। तो आप लोग भी साथ में कमेंट में आंसर बताते चलिए, और वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे 30 प्रश्नों में से किसका कितना सही हो रहा है। चलिए 8वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 1 से 7 सप्ताह, 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है आपका विश्व स्तनपान, मतलब बी राइट आंसर है
यहाँ पे 8वें का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यूपी पीएससी जीआईसी एलटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का ये भी प्रश्न है। कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात कितना कितना है, 5 है, 12 है, 13 अनुपात है। इस खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक बार प्रश्न पुनः समझिए। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, उसका परिमाप कितना है, 540 मीटर, और उनकी भुजाओं का जो अनुपात है 5, 12, 13 है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल फटाफट। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी कितनी है दोस्तों। तो ये है आपका त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है, 5x कितनी कितनी, एक बार देखते हैं हम लोग पुनः। 5x है, फिर 12x है, 12x है दोस्तों, फिर आपका क्या है 13x है। ये आप लोग समझते हुए चलेंगे, 13x हो गई। अब हम लोग निकालेंगे प्रश्न से 5x, इनको आपस में जोड़ दीजिए। 5x प्लस 12x प्लस और 13x। चलिए अब इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो अब बराबर कर दीजिएगा आप लोग कितना, 540 जो इसका परिमाप है 540। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो 30x आ जाएगा। 30x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 540। ये हो गया, 540 हो गए। अब x का मान निकालेंगे, जब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा बटे में, 540 बटा 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। जब इसको आपस में काटेंगे 0 0 कट जाएगा और 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 18 3 54 होता है। तो 18 आ गया आंसर, मतलब x का मान हमको 18 मिल गया। चलिए अब हम लोग इरेज करते हैं आगे समझने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। x बराबर कितना हमें मिला है दोस्तों, x बराबर हमें 18 मिला है। तो ये आप लोग देखते रहिए, 18 मिल गया। अब त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, जो त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं 90 मीटर है। क्या है इसमें गया। अब इसी x को सभी में उठा के रख दीजिए, मतलब जो 18 गुणे 5 कर देंगे तो 90 मिल जाएगा, और आपका 12 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपका मिल जाएगा 216 मीटर मिल जाएगा। और इसमें जब गुणा कर देंगे 13 में तो 234 मिल जाएगा, 234 मीटर। तो ये सभी मिल गए, 234 मीटर मिल गया। अब 234, ठीक है। अब हम निकालेंगे, ये त्रिभुज की भुजाएं निकल गई, ठीक है। अब निकालेंगे त्रिभुज जो यस बराबर क्या होता है, त्रिभुज की यस बराबर निकालेंगे तो इसी को आपस में सब जोड़ दीजिए। 90 प्लस 216, 90 प्लस 216 प्लस 234 बटा क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर 2 से भाग दे देंगे। तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, आपको मिलेगा 2 से भाग करने पे तो आपको मिलेगा दोस्तों क्या मिलेगा, 540 बटा क्या मिलेगा, 540 बटा 2। इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, बराबर करके बराबर उधर जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो मिलेगा आपका 270 मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे दोस्तों, क्या निकाल जाएंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा, अंडर रूट में कर देंगे सभी चीज़ें। 270 माइनस 90, पहली भुजा का मान रख देंगे 290, इसी प्रकार फिर रख देंगे 216 रख देंगे, फिर 234 रख देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका अंडर रूट में आएगा मान 94, 47, 8400, ठीक है। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका मान प्राप्त होगा दोस्तों कितना, आपका मान प्राप्त हो जाएगा 97। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ये आपका प्राप्त हो जाएगा कितना, 97 मीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बी राइट आंसर है। मुझे आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे करके देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोग को समझने के लिए। हमने पहले त्रिभुज का भुजा निकाल लिए। भुजा निकालने के बाद दोस्तों हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, अंडर रूट में सभी मान रखकर, तो आसानी से निकल के आ गया। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है सिडबी मुख्यतः किस श्रेणी के लोगों को ऋण प्रदान करती है, किसान, महिलाएं, लघु या सार्वजनिक उपक्रम। 10वीं का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी लघु उद्योग। सिडबी मुख्यतः लघु उद्योग के लोगों को ऋण प्रदान करता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ के उत्तर प्रदेश में है। श्री सुब्रमण्यम रमन वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष एवं एमडी भी हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। आंध्र प्रदेश, बड़ौदा, जामनगर, मैसूर। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, बड़ौदा। देशी रियासत बड़ौदा के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था।
चलिए आइए आप लोग भी आंसर बताते चलेंगे और लास्ट में बताएंगे किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चीज़ें। मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग एक बार चैनल पर आइए, ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। कितनी शानदार तरीके से सभी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। यूपीपीएससी जैसी LT हुआ एंड आपका दोस्तों जल्दी दोस्तों हम लोग RO जो 2000 मेंस लिखने वाला मैटर है उसको भी तैयार करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुविकल्पी से प्रश्न आने वाले हैं, और यूपीपीसीएस के लिए 2026 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आपका सहयोग ही हमारे लिए पर्याप्त है दोस्तों। और जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग 1000 प्लस जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट कराइए और आप लोग देखेंगे ASK टीचिंग टेम्पल के थ्रू बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर आते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की अन्य समकालीन सभ्यताओं यानी मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन में मेसोपोटामिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है। और अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आसान है। घनी आबादी होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के शहर समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र के शहरों के विपरीत अव्यवस्थित थी। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर होगा क्या। तो ये देखिए आप लोग बताइए राइट आंसर है इसमें कौन सही है। तो कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों, डी राइट आंसर है। मतलब यहाँ पे देखिए, हाँ डी राइट आंसर है। ना तो एक ना तो दो, दोनों ही सही नहीं है दोस्तों। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की अन्य समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। यस, यही राइट है, सबसे बड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत परिष्कृत सभ्यता थी जिसमें जीवन जीने का तरीका बहुत ही व्यवस्थित था। घनी आबादी होने के बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र के शहरों के विपरीत अवस्थित नहीं थी। और इसमें बोला है थी, तो इसके लिए दोनों कथन गलत है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल भूमि का अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 13 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों C, यानी 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे दोनों राइट आंसर है, दोनों कथन सही है। और ये प्रश्न पूछा गया तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे संथाल विद्रोह से। और संथाल विद्रोहों से प्रश्न बनते रहते हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। सभी विद्रोह का एक कलेक्शन आपके पास टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ASK नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों इसका लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। सभी PDF क्लास नोट्स वहीं पे आपको मिल जाएंगे। चलिए डेली का प्रैक्टिस सेट आपको वहीं पे मिलेगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल मसूदी, निकोलो डी कोंटी। तो राइट आंसर 14 का दोस्तों हो जाएगा आपका। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी इब्न बतूता है। इब्न बतूता को विदेशी यात्रियों में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था। चलिए आइए हम लोग 15 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है दोस्तों केरल। अभी जस्ट हमने इस प्रश्न को ऊपर देखा था। भारत का केरल राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप लोग समझेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चलिए बताइए कौन किससे संबंधित है। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से संबंधित है। चलिए बताइए टेराकोटा किससे संबंधित है? तो ये गोरखपुर से है, गोरखपुर से हो जाएगा। लकड़ी का खिलौने दोस्तों, लकड़ी का खिलौना चिन्हट से है। एंड चीनी मिट्टी के बर्तन है दोस्तों, ये आपका है फिरोजाबाद से। एंड कांच का सामान है, कांच का सामान फिरोजाबाद है दोस्तों, ये फिरोजाबाद हो गया। चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों क्या है? चीनी मिट्टी के देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, पुनः हम लोग देखते हैं। टेराकोटा दोस्तों, टेराकोटा ये गोरखपुर से है। कहाँ से? गोरखपुर से। और लकड़ी के खिलौने वाराणसी से दोस्तों, ये वाराणसी से है, वाराणसी से। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों ये चिन्हट है। और कांच का सामान फिरोजाबाद, ये हो गया। आइए हम लोग मिला लेते हैं। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे ए है, ए राइट आंसर है। मतलब मिला लीजिए फटाफट ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। तो 17 का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी रायबरेली में है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। पहली रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई तथा दूसरी कपूरथला में स्थापित की गई थी। पहली कहाँ पे है? पहली आपकी दोस्तों है फैक्ट्री चेन्नई में, दूसरी आपकी कपूरथला, तीसरी आपकी रायबरेली है। तीनों याद करके रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है।
तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। आइए आगे समझते हैं हम लोग आगे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व क्रम क्या है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। यहाँ से आप लोग मिला लीजिए। बिहार में 1102 है, बंगाल में 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश में 829 है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो गोला कर लीजिए। सरसों सरसों कौन सी प्रजाति है? वरुणा है, मटर की सपना, और अलसी सूर्या, मूंगफली कौशल। तो 19 का राइट आंसर यहाँ बन जाएगा सी, मतलब अलसी सूर्या नहीं है। अलसी सूर्या युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी मैथ के हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक वृत्त एवं एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, मतलब कह रहा है एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, परिमापों का अनुपात बताना है दोस्तों आपको। तो मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। देखिए कह रहा है माना अगर वृत्त की त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं और वर्ग की भुजा a मान लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्यों? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं तो क्या निकालेंगे। तो कह रहा है जब हम लोग देख लेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कर लेंगे, तो हम लोग इसका मान रख देंगे। जब इसको मान रखेंगे, मान क्या निकलेंगे? जिसे आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कर लेंगे बराबर 1/पाई कर देंगे, तो क्या निकलेगा? आर अपान ए हो जाएगा बराबर 1/पाई। तो पाई एक समीकरण निकालेंगे तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है, वृत्त का परिमाप अनुपाते वर्ग का परिमाप कर देंगे, मतलब 2 पाई आर अनुपात 4a कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ पे पाई अनुपात अंडर रूट में हो जाएगा पाई अनुपात 2, सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आइए 21 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से या सुमेलित नहीं है? तो कौन है? दीपू दर्रा किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। जो जिला हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही ही है। ठीक है दोस्तों। और नाथुला है सिक्किम में, ये भी सही है। मानाला कहाँ है? ये उत्तराखंड में नहीं है। तो क्या है 21 का सी दोस्तों। देखिए नाथुला सिक्किम है ना, जोजिला जो दर्रा है इसमें कौन नहीं है पूछा है ना। तो देखते हैं, जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में है, जोजिला आपका, ठीक है। और एक उच्च पर्वतीय दर्रा यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है आपका, जोजिला। तो बताइए इसमें राइट आंसर था क्या? इसमें गलत आंसर क्या है? दीपू अरुणाचल प्रदेश में सही है, जोजिला ये लद्दाख में ना, और नाथुला सिक्किम में, मानाला उत्तराखंड में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 2, दूसरा गलत है। और यह प्रश्न रिपीट हुआ है, सातवें प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसको आप लोग अच्छे सॉल्व करते रहिए, प्रश्न रिपीट होते रहेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय पेटी का निर्माण मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मतलब अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय पेटी के निर्माण मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़िए। यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है, यह उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं, ये दोनों आप लोग समझते हुए चलेंगे। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 22 का। 22 का यहाँ पे हो जाएगा बी दोस्तों, केवल 2 सही है। अफ्रीकी और यूरेशियन रेगिस्तानी पेटी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है, यह ठंडी धाराओं के प्रभाव में है, जिससे शुष्कता अधिक होती है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? देखिए ये कंप्यूटर का है, माइक्रोसॉफ्ट, एंटी या IBM, जीरोक्स। 23 का राइट आंसर डी, जीरोक्स द्वारा बनाया गया था पहला। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने 24, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? सभी दोस्तों पता होगा। 24 का सी, यानी पेरिकॉर्प या थैलेमस। अमरूद का पेरिकॉर्प या थैलेमस भाग खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, 5 क्वेश्चन और शेष हैं दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। देखिए दोस्तों, जो LT में 30 नंबर से प्रश्न पूछे जाने हैं, इसी तरीके से पैटर्न की अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत शानदार जगह आप तैयारी कर रहे हैं इस ASK टीचिंग टेम्पल प्लेटफॉर्म पर। अच्छे से जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए ASK टीचिंग टेम्पल पर। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पूरा सब्जेक्ट को कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे और समय पे रिवीजन भी करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। 25 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, मतलब जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है।
चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि और प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये है दोस्तों आपका 26 का ए, वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। तो 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की खिताब जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28। आप लोग भी कमेंट में जरूर मेंशन करते रहें किसका क्या आंसर है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? तो क्या है दोस्तों? 28 की हो जाएगी दोस्तों सी, यानी पारा तथा आर्गन है। क्या है 28 का राइट आंसर दोस्तों सी। दो क्वेश्चन और हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु का पारा तथा आर्गन है। 29 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 में देश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, दादर एवं नगर हवेली राइट आंसर है। और जल्दी दोस्तों हम लोग जनगणना पे क्लास लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग बने रहिए। एक क्लास में जनगणना से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं सभी एग्जामों में कवर हो जाएंगे, तो जल्दी हम लोग लेने वाले हैं। आज का लास्ट प्रश्न है आज का इस प्रैक्टिस सेट का, जो प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? ये 8वां लास्ट प्रश्न है। चलिए भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल। सभी दोस्तों पता होगा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य मिजोरम है, आपको पता होना चाहिए। चलिए ये प्रश्न सॉल्व होते हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। अब मिलते हैं 9वें प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण पीडीएफ और क्लास अगला लेक्चर पाने के लिए। तो आज का लेक्चर कैसा लगा? 30 प्रश्नों में किसका कितना सही हुआ कमेंट में मेंशन करेंगे। और प्रश्न कुछ आज के थोड़े से आगे पीछे थे तो कोई बात नहीं है, व्याख्या समझ लिए होंगे। अच्छे से समझते हुए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट 9 वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।